हेलो गाइस। तो आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का है लेक्चर नंबर 9। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मोलिकुलैरिटी। टॉपिक का नाम क्या है गाइस? टॉपिक का नाम है मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अब ये मोलिकुलैरिटी क्या होता है? मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी। तो मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? द number of atoms or ions or molecules that collide simultaneously with one another with one another with one another so as to result into a chemical into a chemical reaction is called molecularity of reaction। ठीक है। तो मोलिकुलैरिटी क्या होती है? किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो हमने क्या लिखा? द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मोलिक्यूल्स, उस रिएक्शन के अंदर जिस भी रिएक्शन की हम मोलिकुलैरिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, उस रिएक्शन के अंदर जो एटम्स, आयंस या मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली विद वन अनदर, वो जो भी एटम्स या आयंस और मोलिक्यूल्स उस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो आपस में क्या करते हैं? एक साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है। सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन, जिसके कारण ही क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। आप आगे डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी क्या करती है? कोलिजन थ्योरी आपको यही बताती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता कैसे है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होता है? कोलिजन्स होते हैं। कोलिजन्स मतलब टकराव, यानी कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस होंगे वो आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे। और टकराने पर क्या होगा? उनके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और उस एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से ही जो पुराने बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, जो नए बॉन्ड होंगे उनकी फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से ही रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो एक टाइम पर एक साथ कितने एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स किसी भी रिएक्शन के अंदर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वही मेरी उस रिएक्शन की क्या कहलाएगी? वही मेरी उस रिएक्शन की कहलाएगी मोलिकुलैरिटी। क्या कहलाएगी? वही मेरी उस रिएक्शन की, वही मेरी कहलाएगी मोलिकुलैरिटी। ठीक है। अब मोलिकुलैरिटी भी तीन तरीके से डिफाइन, मतलब तीन टाइप होते हैं मोलिकुलैरिटी के भी। कौन कौन से? अगर आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी है, रिएक्शन आपकी है NH4NO2, ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट से डिकम्पोजिशन, इस रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन से क्या बन रहा है? इस रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन से बन रहा है N2 प्लस H2O, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 आएगा। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? फर्स्ट एग्जांपल, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? इस रिएक्शन के अंदर NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? N2 प्लस H2O के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बोलोगे कितने हैं? 1। इस रिएक्शन के अंदर, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इस बात को ध्यान रखना है। जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ सारे के सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस के एग्जांपल है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो केवल एक ही स्टेप्स में परफॉर्म होती है। ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? इस रिएक्शन के अंदर केवल एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, और जहां पर एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर,
उस रिएक्शन को बोला जाता है कि उस रिएक्शन की जो मोलिकुलैरिटी है वो 1 है, और जिसकी मोलिकुलैरिटी 1 है उस रिएक्शन को बोला जाता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोला जाता है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनकी मोलिकुलैरिटी 1 होती है, यानी कि जिनके अंदर एक ही रिएक्टेंट की जो स्पीसीज होती है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अगले एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। एक सेकंड, ये एनसीईआरटी है जो अभी हम बाद में इसको रीड करेंगे, ठीक है ना। अभी पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है मेरा? सेकंड एग्जांपल है मेरा ये। सेकंड एग्जांपल है मेरा 2HI और 2HI के डिकम्पोजिशन से मुझे मिल रहा है H2 प्लस I2। HI क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड, और इससे मुझे मिल रही है हाइड्रोजन गैस और साथ में मिल रही है आयोडाइड गैस। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि एक समय पर 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं एक साथ, और उस कोलिजन से क्या हो रहा है? उस कोलिजन से ही आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम जो भी डिस्कस करेंगे अभी वो सारी की सारी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, यानी कि 1 स्टेप रिएक्शन होगी, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो केवल और केवल एक ही स्टेप के अंदर परफॉर्म हो रही हो। हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं। तो इसकी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे इसकी मोलिकुलैरिटी 2 होगी, यानी कि ये जो रिएक्शन होगी ये कौन सी होगी? ये होगी बायमोलिकुलर रिएक्शन। बायमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है कि नहीं है। अगर वो रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, या कोई बेसिक रिएक्शन है, तो जितने भी आपको यहाँ पे जितना भी आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर दिखेगा वही उसकी मोलिकुलैरिटी कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। हमने यूनिमोलिकुलर जान लिया, हमने बायोमोलिकुलर जान लिया। थर्ड 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 आता है आपका, थर्ड एग्जांपल आता है आपका 2NO प्लस O2, इट गिव्स 2NO2। ये एक रिएक्शन है। ये भी क्या है? ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन के अंदर ध्यान देंगे तो इस रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स तो NO के हैं, और एक किसका है? एक O2 का, और दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं? NO2। और मैंने बोला कि ये क्या है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? टोटल 3, 2 NO के, एक ऑक्सीजन का, यानी कि इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी हो जाएगी? इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी 3, और जिसकी मोलिकुलैरिटी 3 होती है उसको बोला जाता है ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोला जाता है? ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन, या फिर दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है टर्मोलिकुलर रिएक्शन। टर्मोलिकुलर रिएक्शन या ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एक ही समय पर 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हो। 3 मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस कुछ भी हो सकते हैं, वो आपस में एक साथ कोलाइड कर रहे हो, उसी रिएक्शन को बोला जाएगा ट्राई मोलिकुलर या फिर टर्मोलिकुलर। अब ट्राई मोलिकुलर और टर्मोलिकुलर यानी कि 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते। 3 मॉलिक्यूल्स का भी एक साथ कोलाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। होता तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा क्या होता है? मुश्किल होता है। तो ये आपकी मोलिकुलैरिटी थी कि मोलिकुलैरिटी क्या होती है, यूनिमोलिकुलर क्या होता है, बाईमोलिकुलर क्या होता है, ठीक है, और जी आपका ट्राई मोलिकुलर क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का डिस्कशन करते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, रीड करते हैं लाइन बाय लाइन। क्या लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अ रिएक्शन, एक प्रॉपर्टी तो आप पढ़ चुके हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? दूसरी प्रॉपर्टी आती है मोलिकुलैरिटी रिएक्शन की। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मैकेनिज्म, मोलिकुलैरिटी क्या करती है? हमें किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप इजीली बता सकते हैं उसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना पड़ेगा।
और उस मैकेनिज्म की बारे में स्टडी करने से ही आपको पता चलेगा कि उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। बोल दिया इसने, देखो एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, टेकिंग पार्ट कर रहे हैं मतलब रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। वो क्या कर रहे हैं भाई, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, वही मेरी क्या होती है, वही उस रिएक्शन की क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलैरिटी। क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलैरिटी। द रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर, जो आपकी रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर हो सकती है व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व्ड। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज अगर इन्वॉल्व है तो आपकी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी यूनिमोलिकुलर। एग्जांपल है इसका डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का जो डिकम्पोजिशन होता है वो मेरा कौन सा रिएक्शन क्या होता है, वो मेरा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। कौन सा होता है, यूनिमोलिकुलर, यानी कि उसके अंदर जो मोलिकुलैरिटी होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है। उसके अंदर जो मोलिकुलैरिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अभी आप देखेंगे भी उसके अंदर जो मोलिकुलैरिटी होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है। तो रिएक्शन भी दी हुई है, रिएक्शन देखो क्या दी हुई है, NH4NO2 इट गिव्स N2 प्लस 2H2O, ये भी हम पीछे पढ़ चुके। अगला क्या है, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। बायोमोलिकुलर रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती है, इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन टू स्पीसीज। बायोमोलिकुलर रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक ही साथ दो रिएक्टेंट स्पीसीज आपस में कोलाइड करती हो, वही मेरी क्या कहलाती है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल दिया हुआ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का जो डिसोसिएशन होता है वो मेरा एग्जांपल होता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन का। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है ट्राइमोलिकुलर, या जिसका दूसरा नाम होता है टरमोलिकुलर, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर एक साथ 3 रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व होंगी, उसी रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी को 3 बोला जाएगा, टरमोलिकुलर या ट्राइमोलिकुलर। 2NO plus O2 it gives 2N2O। The probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small। जो 3 से ज्यादा एक साथ कोलाइड करने की, 3 से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावनाएं होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। हेंस रिएक्शंस विद द मोलिकुलैरिटी 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड। साथ ही साथ जो 3 मोलिकुलैरिटी जिसकी, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसकी मोलिकुलैरिटी 3 होती है, वो रिएक्शंस भी जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं, और अगर होती हैं तो स्लो होती हैं बहुत ही ज्यादा। ठीक है, it is therefore evident that complex reactions involving more than 3 molecules in the stoichiometric equation must take place in more than one step। ये बोल रहा है कि जो ये आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 it gives KCl प्लस 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2O। ये एक रिएक्शन है, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 6 है और इसका कोफिशिएंट 3 है। तो अगर मैं इसकी मोलिकुलैरिटी निकालूं तो आप बोलेंगे कि 6 प्लस 3 प्लस 1 होता है 10, यानी कि इसकी मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आप स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देखकर नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन की जो मोलिकुलैरिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, आप इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को जोड़कर नहीं बता सकते। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे इसने क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है दिस रिएक्शन व्हिच अपैरेंटली सीम्स टू बी 10th ऑर्डर इज एक्चुअली अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये आपको देखने में लग रही है कि जो रिएक्शन है वो 10th ऑर्डर की है। कौन से ऑर्डर की है, मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये जो रिएक्शन है ये 10th ऑर्डर की है, आपको देखने से ऐसा फील हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपने इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखे, लेकिन एक्चुअल में ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे पता लगा, दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। ये जो हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पता लगा ये हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगा। तो यहां से हमें क्या पता लगा भाई, दिखने में तो ये 10th ऑर्डर की है एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर की। इसका मतलब इसकी हमें मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, इसकी मैकेनिज्म में ऐसा क्या हो रहा है।
विच स्टेप कंट्रोल द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, उस मैकेनिज्म के अंदर कौन सा ऐसा स्टेप है जो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी या फिर ऑर्डर को, ओवरऑल रिएक्शन की जो ऑर्डर है उसकी रेट को, है ना, कंट्रोल कर रहा है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इफ गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सा ऐसा स्टेप है जो पूरी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, chances to win the relay race competition by a team depend upon the slowest person in the team। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको उसी एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज दैट मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आपकी क्लास चल रही है, तो मैंने आपके सामने कुछ लिखा और लिखने के बाद मैंने बोला नोट इट डाउन, आप इसको नोट करिए, ठीक है ना। तो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब उनमें से क्या होगा, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लिखते होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा स्लो लिखते होंगे। अब जो फास्ट लिखने वाला बच्चा है वो तो जल्दी लिख लेगा, लेकिन जो स्लो लिखने वाला बच्चा है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे लिखेगा अपनी स्पीड से। तो अगर मुझे उस बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को रब करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किससे पूछना पड़ेगा कि भाई मैं आपने नोट कर लिया तो मैं इसको हटा दूं। तो फास्ट वाले तो बोलेंगे हमने कर लिया, लेकिन स्लो वाले को आप पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्लो वालों से पूछना पड़ेगा। जो स्लो लिखने वाले बच्चे हैं मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने इसको नोट कर लिया, ठीक है। अगर उन्होंने नोट कर लिया तो फास्ट वालों ने ऑटोमेटिकली नोट कर लिया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वहां उस क्लास की जो मेरी रेट है ना, कि मैं उस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसको रब कर रहा हूँ, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, वो क्लास के जो स्लोवेस्ट राइटिंग पर्सन है ना, वो कर रहे हैं, वो डिटरमाइन कर रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर सेम ये चीज होती है। सिमिलरली द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल बाय द स्लोवेस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो कौन होता है, वही होता है मेरा उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि उसी स्टेप की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, उस रिएक्शन की रेट को क्या कर सकता हूँ, डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे, मैंने पहले भी आपको लिखवा दिया था, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर मैंने आपको लिखवा दिया था। कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज कैटेलाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड इन एन अल्कलाइन मीडियम। इसी के ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन हम लोग करा रहे हैं इन एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो आप ध्यान देंगे क्या हो रहा है, देखिए इधर ध्यान से, 2H2O2 आई माइनस आयोडाइड आयन गया और एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। क्या बन रहा है इससे, 2H2O प्लस O2, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। साथ में क्या बन रहा है डिकम्पोजिशन से, वाटर और साथ में ऑक्सीजन। द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी, इसके लिए अगर रेट इक्वेशन देखी जाए तो वो दे रखी है इन्होंने। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इसकी जो रेट है वो कैसे लिखी है, के H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन और I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ से आया ये, दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ H2O2 एंड I माइनस। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में 1 है, और 1 प्लस 1 क्या होता है 2, आप बोलेंगे इसकी तो ऑर्डर 2 है। लेकिन ये क्या है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर की नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्यों, एविडेंसेस सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ऐसा देखा गया कि जो ये रिएक्शन है ये टोटल 2 स्टेप्स में परफॉर्म हो रही है। पहला स्टेप H2O2 I माइनस के साथ रिएक्शन करके H2O प्लस IO नेगेटिव बना रहा है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, H2O2 प्लस IO माइनस आपस में रिएक्ट करके H2O प्लस I माइनस प्लस O2 बना रहे हैं। इसमें जो ये फर्स्ट स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप ये स्लो होता है, और जो सेकंड स्टेप होता है ये होता है फास्ट। और मैंने आपको बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हों, उन्हीं उसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, बोथ द स्टेप्स आर बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये दोनों के दोनों जो स्टेप्स हैं ये कैसे हैं, दोनों के दोनों के अंदर दो दो रिएक्टेंट स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है, फर्स्ट वाले के अंदर भी और सेकंड वाले के अंदर भी। तो ये क्या है, बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। स्पीसीज IO माइनस इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट। ये जो IO माइनस है ना,
इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट। आगे आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट क्या होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, जब कोई भी रिएक्शन होती है ना तो उसके दौरान बनता है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन के अंदर आपको जब लास्ट में और शुरू में आपको नहीं दिखेगा वो। आगे क्या लिखा हुआ है, सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन के समय बनता है, बट नॉट इन द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन, लेकिन आपको कभी भी ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो, जो पहला स्टेप है वो स्लो है, मैंने आपको भी बताया, इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और यही स्टेप क्या है मेरा, यही स्टेप है मेरा RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Thus, the rate of formation of intermediate will determine the rate of this reaction. तो इससे क्या पता लगा, जितनी जितनी रेट आपकी इंटरमीडिएट बनने की होगी वही रेट मेरी क्या हो जाएगी, वही रेट मेरी रिएक्शन की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ था, हमने आज डिस्कस किया मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। आज इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।